नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर आप सीएमए इंटर तो पढ़ा लेते हो बट सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए कुछ तो अनाउंसमेंट कीजिए। तो जो बच्चे सीएमए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि बच्चों आपको ना बहुत टेंशन आता है कि सर दिसंबर अटेम्प अभी नज़दीक आने वाला है, तो हमारी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है या हमको लॉ का बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब जो बैच होने वाला है फास्ट ट्रैक सीरीज, इस बैच में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इस बैच को पढ़ाएगा कौन। तो सीएमए फाइनल का जो सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरा एमबीए फाइनेंस हुआ है, मेरा बीबीए फाइनेंस हुआ है, मैंने लॉ कंप्लीट किया है, मैंने प्लस सेट भी किया है एंड मेरा पीएचडी भी चालू है। तो मेरे पास अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये सब्जेक्ट मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट बैच में मैक्सिमम बच्चों को 60+ मार्क्स आ चुका है। तो मेरा टारगेट होता है कि सिर्फ लॉ को पढ़ना नहीं चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप आंसर लिख पाओगे। तो यहाँ पे रट्टा मारना सिखाता नहीं हूँ, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी केस लॉस के साथ बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा बच्चों को होता है। तो ये फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट होने वाला है बच्चों। अब ये कब से स्टार्ट होने वाला है, टाइम शेड्यूल क्या होने वाला है, इसमें नोट्स क्या मिलने वाले हैं, तो वो सब बताऊंगा मैं। सबसे पहले फर्स्ट एक चीज़ याद रखना, नीचे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन के नीचे। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए आपका नाम एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं आपको उस व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट शेयर करने वाला हूँ। अपना वीक वाइज हर वीक में एक टेस्ट होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। हर संडे ये मैं शेड्यूल करने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है सीएमए फाइनल पास होना इस दिसंबर में बहुत ईजी होने वाला है, बट मेरे साथ डिसिप्लिन चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये डिसिप्लिन अगर आप मेरे साथ दोगे तो मैं आपकी पास होने की गारंटी 100% दूंगा। तो अपना कैसे होने वाला मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा आगे आगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, मैं सीएमए इंटर में भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि इंटर के बच्चों को फाइनल में आने के बाद वापस लॉ पढ़ना है तो थोड़ा सा जान पे आता है, बट टेंशन मत लीजिए, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करेंगे। और दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ाना चाहिए। बेसिकली इसमें देखा जाए तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी है जो 10 मार्क का चैप्टर है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, तो मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, एल भी प्लस सीएस भी है। तो हमारे यहाँ पे कम से कम 90% लॉज होता है। और मुझे लॉ में कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मेरा कम से कम जो स्कोर था वो 60 था एंड मेरा मैक्सिमम स्कोर था 77। तो आप सोचिए मुझे लॉ कितना अच्छा लगता है। मैं लॉ के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। मतलब मुझे अगर आप कोई बोलेगा 5 करोड़ रुपए की जैसे कॉस्टिंग पढ़ा दीजिए, अकाउंट पढ़ा दीजिए, एफएम पढ़ा दीजिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे आप लॉ पढ़ाने दीजिए, चाहे आप फ्री में पढ़ाओ चाहे पैसे दे के पढ़ाओ, मुझे सबसे प्यारा सब्जेक्ट ये लगता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, इसका सिलेबस कैसे होगा। तो ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। पढ़ने कहाँ से वाले वो भी बता दूंगा आपको कि अपन पढ़ेंगे कैसा, इसका पढ़ने का तरीका कैसा होगा, वो सब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए उसका, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाला हूँ। एंड मैं कहाँ से शुरुआत करने वाला, अपना पहला चैप्टर क्या होगा एंड कैसे नोट्स निकालिए, टेस्ट सीरीज कैसे होगा, वो सब बताने वाला हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तब तक मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए आ जाइए बच्चों, आपको स्क्रीन पे अभी एक चैप्टर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अपन सिलेबस जो होगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कम से कम 60 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर बच्चों, 60 दिन के अंदर कंटिन्यूस। नेक्स्ट अगर देखिए आज सितंबर, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के 5-10 अक्टूबर तक अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। प्लस इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होने वाला है। एंड प्लस मेरा खुद का ऐप है जिस ऐप में मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला, वो भी वीक वाइज। तो मैं कहता हूँ ना कि बाकी बच्चे पढ़ाई करते होंगे बट अपनी पढ़ाई हर वीक में आगे बढ़नी चाहिए। कहाँ पे दिक्कत है, संडे को अपना एक वर्चुअल मीटिंग होगा, ऑनलाइन मीटिंग होगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। एंड जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा आप, मैं आपके साथ हूँ। बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपन बहुत करने वाले, एमटीपी आरटीपी जितने भी पीवाईक्यूज है सब सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों एक छोटा सा मैं आइडिया बताता हूँ कि मैं कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ाता हूँ। एक छोटा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे आपको पता है बच्चों कि स्मार्ट स्टडी क्या होता है, अब तक देखा होगा, क्योंकि अपने पास अभी टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि दिसंबर में अटेम्प्ट है। तो अभी अपन पूरा मॉडल, मैं मॉडल से ही पढ़ाऊंगा। पहली बात तो एक मॉडल होगा, मॉडल के बेसिस पे मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा। तो मैंने क्या किया, इस मॉडल को बेस बनाया एंड इसको अपना नोट्स यहीं पे मैंने ऐड किया है, ताकि कल क्या होगा कि कोई भी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि अपन अभी फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, तो फाइनल स्टेज में मॉडल से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, बट टेंशन मत लीजिए, पास होना बहुत आसान है। तो अभी मैं क्या करने वाला, ये मॉडल पहले आपको दिखाऊंगा, इसमें कंसेप्ट क्या है। देन इसके नीचे मैं उसी के बेसिस पे हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, उसके पॉइंट्स बनाऊंगा, ताकि आपको समझेगा कि चैप्टर पढ़ना कैसे है। ठीक है बच्चों, तो ये अनाउंसमेंट ने कर लिया। और आपका सबके दिमाग में थॉट होगा कि सर इस सिलेबस का या इस कोर्स का
प्राइस क्या होगा इस फास्ट ट्रैक बैच का? देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक बैच में कुछ स्टार्टिंग के 20 दिन या आप सपोज कीजिए 5-10 दिन में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको आपका पेपर इवैल्यूएशन चाहिए, तो ये सब आपको ना कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्री देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं इसका कोई ज़्यादा फीस नहीं चार्ज करूँगा। ऑलरेडी मैं बाकी बच्चों से, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है मेन वो होता है बच्चों को पास करना, तो मैं इसका जो लमसम अमाउंट है वो चार्ज करूँगा सिर्फ आपके लिए, इस बैच के लिए 1499 रुपीज़। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसमें आपका ऐप का एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगी, लाइव बैच मिलेगी, प्लस रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सिर्फ 1499 रुपये में। तो 1499 मतलब 1500 के आसपास आप पकड़ लीजिए, ये आपका कॉस्ट होगा इस सीरीज़ का। और इसमें आपको मैं गारंटी देगा, टिल दिसंबर एग्ज़ाम तक आप मुझे कभी मैसेज करना, रिप्लाई इमीडिएट आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो अभी अपन ने सब प्राइस बता दिया, सब कुछ फीचर्स बता दिया, तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी होती है। मैं आपको स्मार्ट वर्क बता दूं बच्चों कि अभी पढ़ना कैसे है। देखिए, हर कोई टीचर आपको पढ़ाएगा सिलेबस खत्म करने के पीछे होगा, नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगा। अपना बहुत स्मार्ट स्टडी होगा। मैं क्यों 77 मार्क्स लेके आता था गाँव में, क्यों मुझे कम से कम 60 मार्क्स है, उसके पीछे कहानी है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड तक पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। बच्चों पहले स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैंने कैसे स्ट्रैटेजी करना चाहिए, क्योंकि देखिए सीएमए अगर इतना ही डिफिकल्ट होता तो कोई बच्चा पास ही नहीं होता ना। बच्चे पास होते मतलब ईजी तो है ना। और आप सोचिए, मेरे को 12th में से 50% है, स्टिल मैंने इतना सारा किया है। आप सोचिए, तो इसके लिए कोई हार्डवर्क नहीं चाहिए, इसके लिए 8-8 घंटे का स्टडी नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए आपको सही डायरेक्शन और सही स्ट्रैटेजी। एंड ये स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ गई ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, ये पास होना बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, अब आपने सिलेबस पूरा पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स है, मैं सिर्फ एक चैप्टर उठाता हूँ इसमें से आज, वो है अपना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सर बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब ये 10-15 पेजेस का चैप्टर है। तो ये 10-15 पेजेस का चैप्टर है, बट ये कितने मार्क्स देके जाता है, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 9 मार्क्स देके जाता है। एक एमसीक्यू कन्फर्म आता है, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 7 मार्क का आता है, तो टोटल 9 मार्क्स कन्फर्म है। वैसे इंस्टीट्यूट ने इसका 10% वेटेज दिया है, बट 1 मार्क कैसे ऐड कर सकते हो, बिकॉज एमसीक्यू तो 2 मार्क ही होता है। तो वैसे लॉजिकली देखा जाए तो 9 मार्क्स का चैप्टर, एंड पेजेस कितने हैं, 10 से 15 पेजेस है। तो मेरा प्रेफरेंस कैसे होना चाहिए कि जो छोटे छोटे चैप्टर से पहले मैं उसको टारगेट करूँ, ताकि बच्चे क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंपनी लॉ पे स्टार्ट करते इतना बड़ा, फिर वो टेंशन आ जाता है कि मेरे बाकी भी बचे। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, जिसमें मार्क कंफर्म है, क्वेश्चन आता है कंफर्म, एंड उसके लिए मार्क्स कंफर्म है, पहले उसको कंसिडर कीजिए। तो जैसे मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ले लिया और एक चैप्टर्स कर लिया, तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स में करते जाऊँगा, तो मेरा ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो बच्चा मेरा कंपनी लॉ, तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में एक माइंडसेट होगा कि मेरा एटलीस्ट 50% सिलेबस खत्म हुआ है, तो कंपनी लॉ में मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे आगे फर्स्ट स्ट्रेटेजी बच्चों, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को उठा लेने का 2016 आईबीसी कोड। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, सभी टॉपिक मेरा फेवरेट है, बट ये सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब बच्चों इस पे एग्जाम में ना, ये मतलब ये पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले, इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले एक दिमाग में चीज़ क्लियर कर लीजिए कि सर इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, वो पहले आपको बताना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो पहले उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये चैप्टर की खासियत क्या है, ये चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ पे आता है। तो मैंने बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये कितने मार्क्स के लिए, तो मैंने बता दिया टोटल 9 मार्क्स के लिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा होगा। इसमें एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू कौन से नंबर पे आता है वो भी मैंने इवैल्यूएशन किया है। तो देखिए ऐसा स्मार्ट स्टडी होना चाहिए कि मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर ओपन करूँ ना, मैंने जैसे आईबीसी का चैप्टर कर लिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मेरा चैप्टर खत्म हो गया आज। जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म हो गया, इमीडिएट मैं क्वेश्चन पेपर ओपन देखूंगा, मेरे को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 देखूंगा, जिसपे आईबीसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब ये पेपर दिखाऊंगा मैं आपको, ये पेपर देख लीजिए आप, एमसीक्यू अभी का लेटेस्ट पेपर है, आप समझ लीजिए ये। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 पे अगेन आईबीसी पे क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है, आईबीसी पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 एक एमसीक्यू आ गया इसके अंदर, वो भी अपन पढ़ लेंगे कैसा आंसर है। प्लस और एक क्वेश्चन बता दो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहाँ पे आता है सर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है 5B में आता है, कितने मार्क के आता है, 7 मार्क के आता है। तो मेरे को पता चलेगा भाई साहब 2 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मेरे को ना नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन पेपर ओपन करूँगा, मैं पहले देखूंगा क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू एंड क्वेश्चन नंबर 5B जो 7 मार्क के आता है। तो ये मैंने पहले कंफर्म कर लिया कि कितने मार्क्स के आता है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले फर्स्ट स्ट्रैटेजी उसका मार्क्स कितना है, तो उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूँगा। नहीं तो सिर्फ अंधाधुंध फार्मिंग करने का, पढ़ते बैठने का कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। मैं बोला ना कम से कम पढ़ाई कीजिए, बट ऐसा स्मार्ट वर्क कीजिए बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप मेरा फेस देख के देखिए, कभी लगे नहीं मैं इतने पढ़ाई करता हूँ, कभी नहीं, 8 घंटा 7 घंटा कभी नहीं गया। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे अगर हम 8 घंटे पढ़ते हैं, मैंने कहा तू पढ़ भाई, मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा, और आज मेरे मार्क्स ज़्यादा उनसे।
क्योंकि वो सभी पढ़ते बैठते हैं ना। ये स्ट्रैटेजी करना चाहिए, पहले अपने क्वेश्चन देख लिया अभी कहाँ पे क्या क्वेश्चन है। अब सेकंड, ये स्मॉल चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टीचिंग मेथड में हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस रिवीजन मिलेगा। अब इसमें बच्चों अभी समझिए इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे पढ़ना है। यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है, तो डेफिनेशंस पे तो अपन आएंगे कि डेफिनेशंस क्या होता है। पहले इसको समझते हैं कि आईबीसी क्यों पास किया गया है, पहले चैप्टर पढ़ने के पहले, फिर अपन डेफिनेशन पे आएंगे। कोई चैप्टर पहले इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्यों ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या आपको, आपका फ्यूचर में एज अ सीएमए आपको क्या बेनिफिट है, इसको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे समझिए आप, इसका जो फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब देखिए बच्चों क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ कि अपने इंडिया में आपको नहीं लगता विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, राहुल चौकसी, ये जितने भी लोग हैं पैसा लेके इंडिया के बाहर भाग जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कल जाके कोई भी बैंक या फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान अगर किसी को कोई चीज़ बेचता है, गुड्स बेचता है, सर्विस देता है, एंड उसको पैसा नहीं मिलता है, तो क्या उसका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस चला जाएगा मार्केट से? यस, चला जाएगा। आप सोचिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कल जाके किसी 500 बच्चों को पढ़ाऊँ एंड वो 500 बच्चे अगर मुझे फीस नहीं देते हैं, तो मेरा टीचिंग से विश्वास उठ जाएगा। तो भाई साहब ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका जो ट्रस्ट होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं तो ये लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, चले जाएंगे भाई साहब। तो इसकी वजह से मार्केट कभी ग्रो नहीं होगा, जीडीपी आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी मार्केट में। तो ये क्यों आएगा, इसके पीछे मेन पर्पस क्या बच्चों? तो सबसे मेन पर्पस होता है कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स है, जिन्होंने पैसा लगा है, उनको उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आना चाहिए। ये इसका मेन पर्पस है। एंड जो पैसा नहीं देगा उसको अपन क्या अनाउंस कर देंगे? इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट अनाउंस कर देंगे। तो इसी के लिए एक्ट पास कर दिया ताकि इंडिया का जीडीपी आगे बढ़े, इकोनॉमी आगे बढ़े। तो भाई साहब कल जाके ये चैप्टर पढ़ने के पहले अपने दिमाग में एक थॉट क्लियर होना चाहिए कि ये चैप्टर मैंने क्यों पढ़ना चाहिए, आईबीसी का मतलब क्या होता है, क्यों इंडिया को ज़रूरत है ऐसे एक्ट की जो अपने सीएमए को पढ़ना चाहिए। क्योंकि कल जाके आप किसी कंपनी के सीएमए बन गए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन गए। अब आपको पता है ना कॉस्ट रिड्यूस करना आपका काम होता है कंपनी का। तो कई जाके फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा डेटर्स है जो पैसा नहीं दे रहा है, ऑब्वियस बात है, आप किसी को पैसा दे तो आपका डेटर्स बन जाता है, आप असेट साइड उसको डाल देते हो। तो वो डेटर्स अगर आपको पैसा नहीं देगा तो ऑब्वियस बात है वो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, आप लॉस में चले जाओगे। तो बीइंग एन सीए में आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि ये पैसा अपन कैसे वसूल कर सकते हैं, कैसे अपन इसकी असेट बेच सकते हैं। तो वो सब आपको इस चैप्टर के अंडर पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि कल जाके बीइंग एन सीएमए, मैं खुद सीएमए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर जैसे आप सीएमए पास हो जाओगे, 10 साल जैसे आपको कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, कल जाके आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपके पास बड़े बड़े कंपनी के मैटर जाएंगे जो इंसॉल्वेंसी में अटके हुए हैं, जिनका पैसा नहीं आ रहा है, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे, सर हमारा पैसा अटका हुआ है। आप बोलेंगे सर वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, उनके पास तो पैसा ही नहीं है, उनका पैसा अटका हुआ है। भाई साहब अब जो पैसा लेके आओगे ना सामने वाले से, जिसकी एसेट बेच के, उसमें पहला प्रेफरेंस या दूसरा प्रेफरेंस सिर्फ आपको मिलता है, फिर बाकी लोगों को मिलता है। तो इसलिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना बहुत बड़ी बात है। तो बीइंग एन सीएमए कल जाके आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आप सोचो ना, एक एग्जांपल लगा दीजिए, जब विजय मल्ल्या यूके भाग गया था ना, जब उसको अनाउंस किया इंसॉल्वेंट, वो पैसा नहीं दे रहा था, तो उसका गोवा का एक विला था, गोवा में उसका विला बेचना पड़ा 500 करोड़ रुपए में। एंड जब ये विला बेच गए थे 500 करोड़ में, आपको नहीं लगता सीएम का काम होता है यहाँ पे वैल्यूएशन चेक करना, कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई टेंडर्स डालेगा उस विला के लिए कि मुझे विला चाहिए, वो 500 कह रहा है, वो 550 कह रहा है, वो 600 कह रहा है। तो आपका काम बनता है कि किसको मैंने ये टेंडर देना चाहिए, उसमें कमीशन बहुत सारा पैसा मिलता है। मतलब आप कह लीजिए ना बहुत बढ़िया स्कोप है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। तो बच्चों क्यों ये चैप्टर पढ़ना चाहिए बीइंग एनसीए में? तो ये आपको समझ गया कि कल जाके मैं, अगर मेरे पास कोई कंपनी आती है और बैठती है और कहती है कि सर मेरा ना बहुत बड़े बैड डेप्ट्स है, बहुत सारे डेटर्स है जो पैसा नहीं दे रहे, तो मुझे बीइंग एनसीए में आप मुझे एडवाइस कीजिए, मुझे आप कोई सोल्यूशन बताइए, आप कैसे कर सकते हो। तो आप सोचिए 10 साल का प्लान अभी से कर रहे हो आप, जैसे 10 साल खत्म हो जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओगे, आपके पास 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए के मैटर आ जाएंगे, विजय मल्ल्या जैसी केस आ जाएंगे, तो इसमें पैसा बहुत है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। अब इसमें दो वर्ड है, पहले समझिए, एक होता है इंसॉल्वेंसी, दूसरा होता है बैंकरप्सी। बच्चों इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, जनरली अगर कोई इंसान अपने से, मतलब अपने पास जितनी असेट है उससे ज़्यादा अगर लोन लेता है या उसके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस केस में उसे इंसॉल्वेंट माना जाता है। मतलब इसे कोई कोर्ट अनाउंस नहीं करता है, बट जनरली टर्म ये एक जनरल टर्म है, एक एक फाइनेंशियल टर्म है कि अगर किसी बंदे के पास 10 लाख रुपए का असेट है एंड उसके ऊपर 20 लाख का लोन है, तो अपन उसे कहेंगे इंसॉल्वेंट, बिकॉज सच पर्सन इज नॉट कैपेबल टू पे द डेट।
अगर ऐसा इंसान अगर डेप्ट नहीं पे कर पाता है तो ऐसे इंसान को अपन इंसॉल्वेंट कहते हैं। ये फाइनेंशियल टर्म है, मतलब कोई भी केस फाइल होने के पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है कि इसे अपन इंसॉल्वेंट अनाउंस करने की, भाई साहब इसके पास तो पैसा नहीं है, इसके पास तो कोई दम नहीं है, इसका डेप्ट बहुत है, इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो उसे इंसॉल्वेंसी कहेंगे। ये अपना फर्स्ट स्टेप होता है। इसी अपन ने हेडिंग किया अपने चैप्टर का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अब जैसे आप उसको इंसॉल्वेंट की नज़र से देखते हो, एक फाइनेंशियल टर्म यूज़ करते हो, देन वो मैटर आपका कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट का मतलब अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो चुका है, क्योंकि क्या है, कोर्ट अभी बहुत 25 साल 20 साल टाइम लगाता है केस पास करने के लिए, डिसीजन पास करने के लिए। तो उसकी जगह पे अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ चुका है, ट्राइब्यूनल। ये बहुत जल्दी डिसीजन पास करता है, विद इन 6 मंथ के अंदर डिसीजन पास होता है इनका। तो अभी जो भी मैटर जाएगा किसके पास जाएगा, ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई भी इंसान को जब आप इंसॉल्वेंट अनाउंस करोगे तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको एनसीएलटी में उसके अगेंस्ट केस फाइल करना। जब उसकी केस फाइल करोगे, जब कोर्ट या ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी अनाउंस करेगी कि ये बंदा सच में बैंक करप्ट है, बैंक करप्ट मतलब ये लीगल वर्ड है, जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा, जब ये अनाउंस किया जाएगा, ये लिक्विडेशन में चला जाएगा, मतलब इसकी एसेट बेचना पड़ेगा, एंड जब इसकी एसेट बेच देंगे फिर भी पैसा वसूल नहीं होगा, फिर फाइनली इसको बैंक करप्ट अनाउंस किया जाता है। तो इसलिए इस एक्ट को पास किया। अभी इस एक्ट का सीक्वेंस कैसा होगा कि पहले उस इंसान को इंसॉल्वेंट कहते हैं कि उसके डेप्ट्स ज़्यादा है, असेट कम है, पैसा नहीं देगा, वो डिफॉल्ट कर रहा है, सो इट्स अ फाइनेंशियल टर्म। सो वेनेवर कोई भी पर्सन अगर डिफॉल्ट करता है, पैसा पे नहीं करता अपना, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वो इंसॉल्वेंट बंदा है। देन वी गो टू द ट्रिब्यूनल, या कोर्ट में जा सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, एंड जब कोर्ट उसको अनाउंस कर देगा, उसकी असेट बेच देगा, फिर भी पैसा वसूल नहीं होगा, देन फाइनली उसको अनाउंस कर देंगे बैंक करप्ट। तो इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल टर्म, बैंक करप्ट इज अ लीगल वर्ड। ठीक है, समझा आपको ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिफोर प्रोसीडिंग वी कैन यूज इंसॉल्वेंट, आफ्टर प्रोसीडिंग वी कैन यूज बैंक करप्ट। सो देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, टू डिफरेंट मीनिंग्स। तो ऐसा बना के उसका नया एक्ट पास किया, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड 2016 पास किया। अब बच्चों ये जो पास किया ना कोड, इसके पीछे कहानी क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताऊँ। इंडिया में आप सोचिए ना, अगर कोई भी बिजनेस बेच दीजिए, बंद कर दीजिए, ऐसे ही चलता रहेगा, तो मुझे बताइए इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी इंसान के पास अगर पैसा खत्म हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, बट अभी वो बैंक करप्ट अनाउंस नहीं हुआ है, कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है उसका बैंक करप्ट अनाउंस होने का। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि इस बिजनेस को अपन वापस रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इस बिजनेस को अपन वापस उस जगह पे लेके आ सकते हैं, उसको वापस चालू कर सकते हैं, इसको वापस बेस्ट पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। अगर ऐसा किसी को लगता है तो वो उस बिजनेस को खरीद सकता है। तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब जो इस बिजनेस को, इस लॉस को रिजॉल्व कर सकता है, तो उसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, बहुत बेस्ट एक्ट है पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आंसर लिखते समय भी आपको एक एक कंसेप्ट याद होगा। मैं एक सिंपल सी बताता हूँ, अगर कल जाके आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ ना, जो वीडियो देख रहा है वो सीएम है, मैं यही सोचता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, एक स्टेप बचा है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं मानेंगे ना मैं सीएम हूँ, तो कोई नहीं मानेगा। फिर अपने को खुद को बिलीव करना पड़ेगा कि मैं खुद सीएम हूँ। तो आप सोचिए ऐसा पढ़ाई करने का, मैं खुद सीएम हूँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, चाहे वो कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो जब मेरे पास आएगा, पूछेगा सर मेरा एक इंसान है जो पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए सर। तो देखिए, अब क्या करना चाहिए, तो आप उसको इंसॉल्वेंट बोलोगे, बिकॉज द पर्सन इज नॉट एबल टू पे द डेब्ट्स, तो उससे आप इंसॉल्वेंट कहोगे। बट आपका प्रोसेस चला जाएगा कोर्ट के अंडर कि भाई साहब इसके एसेट को बेच दीजिए, इसके एसेट को बेच के मुझे पैसा दीजिए, अगर पैसा नहीं वसूला तो बैंक करप्ट अनाउंस कीजिए। बट इंसॉल्वेंट एंड बैंक करप्ट अनाउंस होने के पहले, मतलब इंसॉल्वेंट अनाउंस कर दिया आपने कि पैसा नहीं देगा, डिफॉल्ट करा है, बट अभी तक कोर्ट ने अनाउंस नहीं किया कि बैंक करप्ट, तो उसके पहले ना कोई ऐसा एक इन्वेस्टर बीच में आ सकता है आपके। वो कह सकता है आपका कितना पैसा है, चलो मैं देता हूँ आपको पैसा, ये बिजनेस मुझे दीजिए। तो कोई इस चालू बिजनेस को, या चालू उस क्रेडिटर को, या फॉर एग्जाम्पल उस डेटर का जो बिजनेस है उसको खरीद सकता है, एंड वो बिजनेस को वापस रिवाइव कर सकता है, एंड उसे कहते हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। आप समझिए, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मीशो से गुड्स ऑर्डर किया। अब मीशो से मैंने अराउंड 3 लाख के गुड्स ऑर्डर किए मीशो से। अब जब मैंने मीशो से गुड्स ऑर्डर किए है, बट मीशो मुझे पेमेंट ही नहीं कर रहा है, मतलब मीशो मुझे गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा, और मैं उसको मेरा पैसा वापस मांगो तो पैसा भी नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब मेरे 3 लाख रुपए किसके पास अटके हुए हैं, मीशो के पास अटके हुए हैं। अब मीशो जब पैसा नहीं दे रहा है, मैं उसको नोटिस भेज रहा हूँ, वो डिफॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब मीशो क्या बन चुका है, इंसॉल्वेंट बन चुका है मेरे लिए।
अब मैं जब इसके लिए किसके पास जाऊंगा, सीएमए के पास, क्योंकि सीएमए कौन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो एक्सपर्ट है, उसको इसका नॉलेज पता है। जैसे अपन कोर्ट के लिए एडवोकेट के पास जाते हैं, वैसे एनसीएलटी मैटर्स के लिए या इंसॉल्वेंसी के मैटर्स के लिए आप किसके जाओगे, सीएमए के पास। अब आपके पास आएगा वो बंदा, जैसे मैं सीएमए हूँ, आप सीएमए हो, आपके पास आएगा, सर यार वो एक मैंने मीशो से 3 लाख रुपए का ऑर्डर किया था, मेरा पैसा नहीं दे रहे वो मीशो वाले। वो बंदा आपके पास आया। अब आपके लिए जो डेटर्स कौन है, मीशो है। आपको एक्शंस किसके अगेंस्ट लेना है, मीशो के अगेंस्ट लेना है। तो अभी आप क्या करोगे, उसको नोटिस भेजोगे, वो पैसा नहीं देगा, इंसॉल्वेंट अनाउंस कर दिया। अब वो मैटर किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा, नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल। आप क्या कहोगे, वो कहोगे कि भाई साहब इसके एसेट भेजो, इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दो। बट उसके पहले, बैंकरप्ट अनाउंस करने के पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि मीशो को हम बैंकरप्ट अनाउंस करना चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है मीशो को चलाने के लिए एंड इस क्रेडिटर का पैसा देने के लिए, तो आप आ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी बीच में आया, मुकेश अंबानी बोला मैं लगाता हूँ पैसा, कितना है मीशो का डेप्ट टोटल 3 लाख है। तो अंबानी क्या करेगा, मुझे 3 लाख रुपए देगा एंड वो मीशो खुद लेगा एंड वो खुद चलाएगा। ताकि कोई बिजनेस बंद होने के पहले एक चांस तो बनता है ना भाई साहब कि उसको रिस्ट्रक्चर करके देख लीजिए एक बार, क्या वो अच्छी पोजीशन पे आ सकता है, क्या वो बढ़ सकता है आगे। तो कोई भी बिजनेस बंद करने के पहले एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये चैप्टर उसकी बात करता है, ये प्रोसेस होता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बीइंग एन सीएमए स्टूडेंट, तो अपना काम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा। तो मेरा काम स्टार्ट होगा जिस दिन कोई डेटर्स पैसा नहीं देगा, डिफॉल्ट रहेगा, वो इंसॉल्वेंट अनाउंस होगा। सीएमए का काम स्टार्ट कब तक, जब तक उसको एनसीएलटी एज अ बैंक करप्ट अनाउंस नहीं करता, तब तक आपका काम है। तो ये पूरा प्रोसेस के थ्रू अपने को जानना पड़ेगा कि कौन एप्लीकेशन फाइल करता है, किसके अगेंस्ट आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, इसके लिए ट्राइब्यूनल कितने दिन के अंदर डिसीजन पास कर सकता है, कितने अमाउंट का अगर मैटर है तो आप इसके अंडर जा सकते हो, सबसे फास्ट मैटर कितने दिन के पास कर सकते हो, कौन एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है। एंड जिसको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई भाई साहब, उसको किसी बात का टेंशन ही नहीं आना चाहिए। तो ये दिमाग में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का मतलब क्या होता है बच्चों, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, सबको समझा। और यही हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम में इमीडिएटली आप आंसर दोगे। आज मैं आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करके देता हूँ। इतना इजी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप आ जाइए। पूरा हैंड रिटन नोट्स डेली आपको टारगेट दिया जाएगा, वीकली आपके टेस्ट सीरीज सॉल्व किए जाएंगे, सब कुछ यही मिलेगा। चलिए, तो बच्चों देखा आपने इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा कि बैंक करप्सी क्या होता है, उसका मतलब मैंने बता दिया। अब ये क्यों करना चाहिए, तो ये मैंने बता दिया था कि जो मेन फायदा होना चाहिए वो क्रेडिटर्स का, इन्वेस्टर्स का होना चाहिए। अब बच्चों ये पर्पस क्या है, इस मेन एक्ट का पर्पस मैंने बता दिया था, क्या था बच्चों। देखिए इंडिया में क्या होता था, जब कोर्ट में ये मैटर जाता था ना, 20 साल 10 साल लगता था। बट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आने की वजह से ये मैटर बहुत कम टाइम में पास हो जाते हैं। मैं कहता हूँ 180 दिन के अंदर ये मैटर डिस्पोज हो जाते हैं। तो इसका ये मेन पर्पस था कि टाइम बाउंड मैन होना चाहिए, मतलब टाइम लिमिट होना चाहिए, उसके पहले डिसीजन पास होनी चाहिए। ये इसका मेन इंटेंशन था। दूसरा इसका मेन इंटेंशन क्या था कि जो असेट आएगी ना बेचने के लिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, मतलब क्रेडिटर को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तीसरा इसका मेन होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर, उनका प्रोटेक्ट कीजिए आप। चौथा, जब भी आप पेमेंट करना चाहते हो, मतलब कोई भी अगर क्रेडिटर है उसको आप पेमेंट करना चाहते हो, तो पहला पेमेंट आपको पता है किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट के टैक्स को। देन क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। तो उसमें अगर कुछ चेंज करना है, सीक्वेंस चेंज करना है, तो ये लॉ बात करता है। एंड इसके पूरे चैप्टर में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट एक बोर्ड आएगा। जैसे अपना आईसीएमआई बोर्ड होता है, चैप्टर होता है, इंस्टीट्यूट होता है, वैसा ही एक बोर्ड यहाँ पे आएगा, उसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सीएमए बनना है कल जाके, तो वैसे ही अगर आपको सीएमए बनने के लिए आपको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आईसीएमएआई के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे अगर कल जाके मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, मुझे इस मैटर में प्रैक्टिस करना है, तो बीइंग एन सीएमए आपको रजिस्टर किसके साथ करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जो आफ्टर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पर रजिस्टर करोगे उसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहेंगे। तो यही जो बोर्ड है ये पूरा इसको रेगुलेट करता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस पास करता है, ये पूरा वॉच करता है। जैसे शेयर मार्केट के लिए सेबी है, बैंक्स के लिए आरबीआई है, वैसे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के लिए ये बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड इसके अंदर आएंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, सीए सीएम या एमबीए वाला भी आ सकता है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये मेन ये चैप्टर अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, समझा आपको। तो अभी अपन मैटर कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखिए अपन पढ़ेंगे बोर्ड, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो बच्चों एक मिनट, हाँ, तो अभी अपन ने ये मैंने आपको दिखा दिया कि इसके अंदर इसका मेन पर्पस क्या है, 100 नोट्स दे दूंगा आपको, दिखा नहीं होगा शायद। तो देन नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर प्रोसेस कैसा होगा, देखिए मैं सिंपल चीज़ बताऊँ कि जब भी आईबीसी के मैटर आएंगे आपके पास, आप किसके पास जा सकते हो, आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल के पास जा सकते हो, एजेंसी के पास जा सकते हो, एजेंसी होती है बहुत सारी मिलकर एक एजेंसी डालते हैं, या इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरे आपको मदद कर सकते हैं इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस जब होगा आपके साथ स्टार्ट इनकी मदद लेके, तो ये प्रोसेस कहाँ पे जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। इसे कहते हैं आ, सिंपल इसको याद करना मत, कॉमेडी मतलब बहुत फनी होगा बट याद रखना ऐसी आ कहने का, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सही, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं जाके इंसॉल्वेंसी का कोई भी मैटर आएगा, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल, वो मैटर इनके पास जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है तो मैटर कहाँ पे जाएगा, नेशनल कंपनी का ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल इंसान है तो उसका मैटर कहाँ पे जाएगा, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी कहते हैं, उसके पास चला जाएगा फॉर इंडिविजुअल के। तो यहाँ पे ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब इस मैटर को कौन पास कर सकता है डिसीजन, किसके पास पावर है, उसे कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे डेप्ट की बात करेंगे, दो टाइप के इसमें डेप्ट आते हैं, एक आता है ऑपरेशनल डेप्ट, एक आता है फाइनेंशियल डेप्ट। सो ऑपरेशनल डेप्ट एंड फाइनेंशियल डेप्ट में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखिए मैं सिंपल एक चीज़ कहता हूँ बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को एज अ लोन देता हूँ या बॉन्ड्स इशू करता हूँ, डिबेंचर्स इशू करता हूँ, जिसका मेन पर्पज ही मुझे लोन चाहिए, तो ऐसे लोन्स को, ऐसे डेप्ट को अपन फाइनेंशियल डेप्ट कहेंगे। समझा आपको, सिंपल सी बात है। सो ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेमेंट 10 साल से किसी ने किया नहीं होगा, 1 साल से मुझे किसी ने पेमेंट नहीं दिया होगा, मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, मतलब मैं किसी कंपनी में जॉब को तो मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने किसी को गुड्स बेचा बट उसका पैसा नहीं आया, मैंने किसी को सर्विस दिया तो मुझे पैसा नहीं आया, तो यू आर सेलिंग सम काइंड ऑफ गुड्स सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में अगर पैसा नहीं आता है तो उसे अपन कहेंगे ऑपरेशनल डेप्ट। ऑपरेशनल डेप्ट मतलब आपने कुछ परफॉर्म किया था बट आपको पैसा नहीं मिला है, सो दैट इज ऑपरेशनल डेप्ट। एंड दूसरा आता है फाइनेंशियल डेप्ट। फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है लोन देना, एंड अगर लोन वापस नहीं देंगे तो उसके ऊपर केस फाइल करना, तो उसे कहेंगे फाइनेंशियल डेप्ट। बट एक याद रखना बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको बैंक्स को, एनबीएफसी को, जो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस सेंटर मतलब जो आरबीआई के अंडर आती है, बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो इनको बेसिकली इस चैप्टर से एक्सक्लूड किया है बिकॉज वो बेसिकली आरबीआई के अंडर आती है। तो उनको बोला भाई साहब आप वहीं पे रहिए, यहाँ पे मत आइए, क्योंकि इनका मेन काम ही वही है ना, लोन देना लेना, देना लेना लेना देना। तो वो आरबीआई देख लेगा, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एलएलपी है, या कोई दूसरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो लोन देना चाहता है, तो उसे फाइनेंशियल डेप्ट कहेंगे। अगर कोई गुड्स सर्विस बेच रहा है तो उसे ऑपरेशनल डेप्ट कहेंगे। तो ये दोनों अपन क्या मानेंगे इसे, ये दोनों को अपन सबसे इंपॉर्टेंट मानेंगे इस प्रोसेस के दौरान। बट ये आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अपन ने अभी तक देखिए, मैं आपको मॉडल का पहला डेफिनेशंस बता दिया, पहले इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पास किए गए थे, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि ये एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो याद रखना बच्चों सभी के सभी इसको इंक्लूड किया है, सभी को इंक्लूड किया, चाहे वो कंपनीज है, अंडर द स्पेशल एक्ट बनाए कोई कंपनी होगी, स्पेशल एक्ट के अंडर बनाई होगी, ये जैसे सेबी एक्ट है, सेबी कंपनी बनाई होगी, एलआईसी होगी, सभी कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया। एलएलपी है या एनी अदर बॉडी विच इज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या पार्टनरशिप हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सनल गारंटर हो सकता है, जो गारंटी देता है ना पर्सनल गारंटर, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड किया है। सिर्फ इसमें एक्सक्लूड किसको किया है, कोई भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इनको क्यों एक्सक्लूड किया बच्चों, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये तो सेबी के अंडर आता है, ये पूरा म्यूचुअल फंड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड के लिए पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके लिए बैंक्स के लिए आरबीआई है। तो इनके लिए ऑलरेडी कोई तो है मैनेज करने के लिए, इसके उसको इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। एग्जाम में एक एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड किसको एप्लीकेबल है, बच्चों सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ याद रखना, जहाँ पे बैंक्स है, जहाँ पे इंश्योरेंस है, जहाँ पे पेंशन फंड है, जहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उनको एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली सेबी, आरबीआई या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो इनको यहाँ पे ये एक्सक्लूड किया गया डेफिनेशन के अंडर, यहाँ पे एग्जाम में आता है। तो मुझे बताइए 2 पेजेस में एमसीक्यू कहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो बीइंग एन स्मार्ट स्टूडेंट सीएमए का, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा फर्स्ट पेज,
क्योंकि सर ने फर्स्ट पेज का तो मेरे को नोट्स बना दिया है, ये वाला आप तो नोट्स देख सकते हो कि देखा ये वाला नोट्स पढ़ सकते हो आप, ये वाला ये पेज आपने पढ़ लिया, वो पेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया छोटे इसमें, तो ये पढ़ लिया ना। यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ पे बन सकता है, मैंने वहाँ पे येलो टिक मार्क कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी बच्चा रिवीजन के लिए बैठेगा उसका काम आधा हुआ है, मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा, एक्सक्लूड ये पढ़ूंगी, इस पर एमसीक्यू आता है 2 मार्क का खत्म। स्मार्ट वर्क 2 मार्क मेरा आज कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आता है मैंने बता दिया था, ये डायग्राम, तो आपने ये पर पेज पढ़ लिया तो आपका कम से कम 2 मार्क कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने बता दिया आपको, अपने 2 पेज अपन ने कन्फर्म कर दिया मॉडल के, मॉडल से जाएंगे बस जाएंगे 60 से 70 दिन के अंदर एक्सपर्ट बना दूंगा मैं आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज डेफिनेशंस। सर डेफिनेशंस क्यों पढ़ने चाहिए बच्चों? डेफिनेशन में जनरली आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे ना एमसीक्यू बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस कम है, बट अगर लॉ में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो मेक श्योर दैट कि आपको ना कोई कीवर्ड्स यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट एवरीथिंग, जो भी लिखा है ना मॉडल में सबको सब वैसे के वैसे नोट्स में आना चाहिए या आंसर्स में आना चाहिए, नॉट नेसेसरी। बिकॉज मैंने भी आंसर्स लिखे, आई गॉट 77 मार्क्स, बट मैंने कभी मॉडल का सेम टू सेम नहीं लिखा है। हाँ कीवर्ड्स में यूज़ करता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट डिटर, क्रेडिटर, डेप्ट, क्लेम, ये वर्ड्स यूज़ करने का। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता तभी तो आप यूज़ कर सकते हो ना। तो इसकी वजह से इसके आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझिए इसकी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेम टू सेम आना चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो बर्डन नहीं करने का, एकदम इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का, बट ट्राई टू यूज़ कीवर्ड्स, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं उसमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे पहले एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक बार पढ़ लिया ना, नेक्स्ट टाइम मैं गारंटी दूंगा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड जहाँ पे एमसीक्यू है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब पहला यहाँ पे कुछ पूछा है बच्चों, आज मैं कम लिखूंगा क्योंकि मैं हाथ को लिखा है लगाए तो कम लिखूंगा, मैं कोशिश करूँगा। अब कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी। तो भाई साहब कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर डिफाइन की गई है, या फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर डिफाइन की गई होगी, या फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई कंपनी है जो कोई दूसरा स्पेशल एक्ट के अंडर उन्होंने डिफाइन की होगी, तो उसको भी अपन इसके अंडर इंक्लूड कर देंगे। सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, शैल नॉट इंक्लूड। मतलब बैंक्स, आरबीआई, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, समझेगा आपको। कॉर्पोरेट डेटर्स मतलब कौन? कॉर्पोरेट डेटर्स ऐसा वर्ड आना चाहिए। कॉर्पोरेट डेटर्स मतलब कॉर्पोरेट पर्सन हु ओन्स अ डेब्ट टू एनी पर्सन। मतलब भाई साहब मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने रिलायंस कंपनी को लोन दिया, अब मेरा जो डेटर है वो कौन है? कॉर्पोरेट डेटर। तो एग्जाम में ऐसा वर्ड आना चाहिए। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा आपको कि कंपनी ने ऐसा पैसा नहीं दिया है तो क्या होगा, तो उसे अपन कॉर्पोरेट डेटर मानेंगे। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए कि कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होगा, कि कोई भी अगर किसी कंपनी को लोन देता है तो वो डेटर नहीं है, वो कॉर्पोरेट डेटर माना जाएगा। नॉर्मल इंसान को अपन डेटर कहते हैं, बट अगर कंपनी है तो कॉर्पोरेट डेटर कहेंगे, इतना सिंपल है, ठीक है। क्रेडिटर मतलब कौन बच्चों? जो पैसा देता है, मीन्स एनी पर्सन टू हुम अ डेट इज ओन एंड इंक्लूड अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेटिंग क्रेडिटर, मैंने बता दिया था आपको कौन कौन होता है। अब ये क्या होता है? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। डिक्री होल्डर मतलब कौन? अब डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी से 5 करोड़ रुपए लेने थे बट वो पैसा नहीं दे रहा है, तो कोर्ट ने क्या बोला उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल गणेश है, गणेश से मुझे 5 करोड़ रुपए लेना था, तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि गणेश अक्षय सर को 5 करोड़ रुपए दीजिए। अब जब कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन पास किया तो मेरे पास डिक्री है, डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर है, तो जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर होता है उसे डिक्री होल्डर कहा जाता है। सो हैव द राइट, मेरे पास राइट है, आई कैन रिकवर 5 करोड़ रुपीज फ्रॉम द गणेश। तो मैं कौन हूँ? मैं भी उसमें क्रेडिटर ऐसा माना जाएगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें कौन कौन आएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर आएगा, जिसने पैसा दिया होगा वो पैसा नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। दूसरा आएगा बच्चों ऑपरेशनल क्रेडिटर, मतलब किसी ने गुड्स बेचे होंगे क्रेडिट बेसिस पे, वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर कह सकते हैं, या तो डिक्री होल्डर भी कह सकते हैं। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। देन नेक्स्ट डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? डेप्ट का मतलब कोई भी लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन हो सकता है ना, उसमें ऑपरेशनल डेप्ट भी आएगा या फाइनेंशियल डेप्ट भी आ सकता है। क्लेम का मतलब कोई भी राइट टू गेट द रेमेडी, टू गेट द लोन। तो राइट का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम कब आ सकता है आपका? जब आपके पास राइट होगा पेमेंट मांगने का, या तो आप पेमेंट मांगने का जिसके पास राइट होता है उसे क्लेम कहा जाएगा बच्चों। एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। डिफॉल्ट मतलब सर किसी ने पेमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे पार्ट पेमेंट हो सकता है, फुल इंस्टॉलमेंट हो सकता है, या आपका हाफ पेमेंट भी हो सकता है। चाहे कोई भी पेमेंट अगर पे नहीं कर रहा है तो उसे डिफॉल्ट माना जाएगा, सिंपल सी बात है। सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी डेप्ट ऑफ पर्सन, किसी का कोई डेप्ट बाकी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन। लायबिलिटी हो सकती है सॉल्वेंट पर्सन की, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट नहीं लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है,
उसकी लायबिलिटी हो सकती है, उसकी असेट हो सकती है, उसमें कोई डिफॉल्ट क्या हो सकता है, बैलेंस शीट कैश फ्लो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये बहुत बेसिक है, एग्जाम में नहीं आते, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मैंने बता दिया था। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास लीगली डेप्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 5 करोड़ रुपए का लोन दिया है, रिटर्न में लिखा है, तो उसे फाइनेंशियल डेप्ट माना जाएगा। तो फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई भी पैसा आपने लिया होगा, उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल कोई अमाउंट आपने रेज किया होगा, क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू किया होगा, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेमेंट रेज किया होगा, किससे, डिबेंचर से, बॉन्ड से, उसे भी अपन फाइनेंशियल डेप्ट कहेंगे। या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई हायर परचेस किया होगा। हायर परचेस मतलब कि आज मैंने कोई गुड्स खरीदा है, बट उसका पेमेंट मैं इंस्टॉलमेंट में देने वाला हूँ, तो उसे हायर परचेस कहते हैं। तो वो भी क्या माना जाएगा, फाइनेंशियल डेप्ट माना जाएगा बच्चों। कोई भी रिसीवेबल हो सकता है। रिसीवेबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गणेश से 5 करोड़ रुपए आने वाला है, तो गणेश ने लिख के दिया है कि मैं आपको 1 सितंबर को 5 करोड़ रुपए देने वाला हूँ। तो ये रिसीवेबल जो होता है ना बच्चों, ये रिसीवेबल जिसके पास होता है वो भी क्रेडिटर है। अगर वो रिसीवेबल पैसा नहीं है आपके पास, गणेश ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आगे आप फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाओगे, आप भी क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है परचेस सेल का, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। नेगेटिव ट्रांजैक्शन मतलब जो फ्यूचर्स में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे डिपॉजिटर रिसिप्ट इशू किया एंड उसके अंदर अंडरलाइंग शेयर्स है। अब डिपॉजिटर रिसिप्ट मेरे पास अभी है, बट फ्यूचर में शेयर्स मिलने वाले हैं, तो उस केस में अगर उसने पेमेंट नहीं दिया, मेरे डिपॉजिट रिसिप्ट का पैसा वापस नहीं दिया, तो भी मैटर है। प्लस गारंटी इंडेमनिटी का मैटर इसके अंदर आएगा। तो ये सभी के सभी मैटर्स को अपन फाइनेंशियल डेप्ट कंसिडर कर सकते हैं। समझा आपको। और ये छोड़ दिया आपने, ये पूरे छोड़ दी जितनी मैं अभी अपने डिस्कस किए, वो छोड़ के बाकी सब कौन से, ऑपरेशनल डेप्ट है, जिसमें कोई गुड्स हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, कोई एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या कोई भी लायबिलिटी हो सकती है जो आपके ऊपर, जो आपको पे करना चाहिए, तो आप पे नहीं कर रहे हो, तो उसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, कुछ अमाउंट हो सकता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऑपरेशनल डेप्ट कह सकते हैं। पर्सन का मतलब कौन हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इंडिविजुअल, अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू कह सकते, एचयूएफ कह सकते हैं, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, या कोई अदर कंपनी एस्टैब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब कौन होता है, जिसके फेवर में असेट दी होगी तब जाके आपने लोन दिया होगा। तो अगर मुझे लोन चाहिए तो मैंने मेरे असेट दी होगी, तो उसे कहेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी से लोन लिया है, तो लोन लेने के लिए आपने कोई असेट उसको ट्रांसफर की होगी, टाइटल या डॉक्यूमेंट्स या राइट्स ट्रांसफर किया होगा, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पेमेंट नहीं दिया तो आप मेरे असेट को बेच सकते हो, तो उसे कहेंगे सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब राइट यू आर ट्रांसफरिंग टू अनदर पर्सन। ठीक है, उसमें मॉर्गेज भी आता है, प्लेज भी आता है। चलिए, अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैंने बता दिया था, एनसीएलटी इन केस ऑफ कंपनी एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल डीआरटी होता है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल उसमें कहा जाएगा। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हो सकता है, कौन एप्लीकेंट हो सकता है, मतलब कौन एप्लीकेशन दे सकता है कॉर्पोरेट, तो कोई भी कॉर्पोरेट डेटर अप्लाई कर सकता है, या फॉर एग्जाम्पल मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथोराइज टू मेक एन एप्लीकेशन। मतलब कोई कंपनी के बिहाफ पे कोई किसी इंसान को आप ऑथोराइज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज कर दिया, किसी ऑफिसर को ऑथोराइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो ऑपरेशंस मैनेजर हो सकता है, जो मैनेजर जो परफॉर्म करता है वहाँ के ऑपरेशंस, उसको आपने ऑथोराइज कर दिया। या ऐसा कोई पर्सन जिसे कंट्रोल या सुपरविजन उसके पास होता है, मेजॉरिटी कंट्रोल उसके पास होता है, वो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, तो वो कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के बिहाफ पे कौन एप्लीकेशन देगा, एक कंपनी खुद दे सकती है कंपनी के नाम पे, या उसके बिहाफ पे कोई भी ऑथोराइज पर्सन हो सकता है, कोई भी डायरेक्टर हो सकता है, या तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके पास मैनेजमेंट हो, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके पास कंट्रोल या सुपरविजन हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेप्ट के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, क्वालिटी या गुड्स के बारे में होना चाहिए, सर्विस के बारे में होना चाहिए, या वारंटी के बारे में होना चाहिए, उसे अपन डिस्प्यूट कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनिशिएशन डेट क्या होती है। इनिशिएशन डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दिन काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक मार दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे पढ़ना है ना बच्चों, मैं इसको पहले पढ़ूंगा, तो मेरा एक एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्डी, स्मार्ट स्टडी कहते हैं, कि धीरे 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 मेरे चैप्टर को मैं आधा कर दूंगा, आधे से भी कम कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मेरा 10 मिनट के अंदर चैप्टर हो जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट प्लान, इसे कहते हैं प्रॉपर स्टडी करना, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। या तो बच्चे पूरा वापस रिवाइज करते बैठते, एग्जाम में आप पूछते नहीं हो। अभी एग्जाम में यहाँ पे दिया फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, बच्चे वो भी पढ़ रहे, वो भी रिवाइज कर रहे। एग्जाम में पूछ रहा है कि आपको, एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन पूछा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछना ही, तो उस पर क्यों टाइम स्पेंड करने का ना, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, तो मुझे क्यों पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये स्मार्ट वर्ड, ये स्मार्ट स्टडी करना चाहिए आपने। तो इनिशिएशन डेट का मतलब क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन डेट ना, जिस दिन आपका एप्लीकेशन कहाँ पे चला जाता है,
एनसीएलटी के पास चला जाएगा, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा, तो उस डेट को अपन कहेंगे इनिशिएशन डेट। एंड उसके बाद आता है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट मतलब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देगी तो उसे कहेंगे एडजुडिकेट, उसे कहेंगे कमेंसमेंट डेट। तो दो डेट आ रखना, एक होता है इनिशिएशन डेट, दूसरा होता है कमेंसमेंट डेट। इनिशिएशन डेट मतलब जिस दिन मैंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल किया तो उसे कहेंगे अपन इनिशिएशन डेट। एंड जिस दिन उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया तो उसे कहेंगे अपन कमेंसमेंट डेट। ये सिंपल दो याद रखना, क्योंकि जब डेज काउंट करेंगे ना अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कितने दिन के अंदर खत्म होना चाहिए, ये प्रोसेस मतलब इंश्योरेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पीरियड को क्या कहते हैं, मतलब ये टोटल 180 दिन होना चाहिए। और ये कब से स्टार्ट किया जाएगा, फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, नॉट फ्रॉम द इनिशिएशन डेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो मैंने जिस दिन फाइल किया वहां से काउंट नहीं करने का 180 डेज। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगी उस दिन से आपका 180 दिन आपका स्टार्ट होगा। तो ये एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, 2 मार्क का एमसीक्यू आ गया है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम इस पर ही फोकस करना है। मैं क्यों पढ़ू फाइनेंशियल पोजीशन, आज ये पेपर दिखाता हूँ एक आपको, बहुत सिंपल है बच्चों, ये ना बहुत स्मार्ट स्टडी है, आपका पेपर बहुत बेहतरीन है। मैं सीएस होकर भी सीए में मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत ईजी है और बहुत मज़ा आता है पढ़ाने के लिए। आप लोग पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेते हो कि फाइनल इतना ईजी है। देखिए क्या लिखा है, अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है, क्या लिखा है, अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वेयर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज रिक्वेस्टेड द कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ डॉट डॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू द इनिशिएट सच प्रोसेस। अब यहाँ पे टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अपने क्या बड़ा बेसिक कितना दिन बोला अपने को, 180 दिन बोले, तो अपने को पता है बेसिक 180 दिन ना, तो मैं मुझे इससे क्या पता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गया मैं, तो यहाँ पे 120 दिन भी नहीं आएगा, है ना। देन 180 तो ऑब्वियस नहीं आएगा, ऑब्वियस 180 दिन नहीं आएगा क्योंकि एक्सटेंशन बोला है, तो एक्सटेंशन मतलब 180 दिन से ज़्यादा ही होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, 240 एंड 270। तो इससे मेरा अभी ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गया मैं, क्योंकि मैंने वो भी पढ़ लिया कि बेसिक कितना टाइम होता है। अब मुझे नेक्स्ट इसमें पड़ेगा कि एक्सटेंशन कितना मिलता है, फिर टोटल मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को लगता है मैंने आज पढ़ लिया, मुझे इमीडिएट सभी एमसीक्यू आने चाहिए, नहीं। जिसको एमसीक्यू एलिमिनेट करना सीख गया ना, उसके आंसर हमेशा सही आते हैं, नहीं तो तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल ये मैंने बता दिया था आपको। देन ऑपरेशनल क्रेडिटर बता दिया था क्या होता है। देन रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय रिलेटेड पार्टी। देखिए बच्चों, इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो इंसान कंपनी के बिहाफ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ध्यान सुन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो केस फाइल करेगा। तो जब कॉर्पोरेट डेटर अगर कोई होगा तो उसके रिलेटेड पार्टी कौन कौन आएगा, उसमें किस किस को आप इंक्लूड करोगे, रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर वो डायरेक्टर है या उसका पार्टनर है, वो किसमें पार्टनर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में, या उसके रिलेटिव्स डायरेक्टर हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। मतलब उस कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी पार्टनर या उस कॉर्पोरेट डेटर का कोई भी डायरेक्टर रिलेटिव, कोई भी पार्टनर डायरेक्टर हो सकता है, उसे रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। क्यों रिलेटेड पार्टी माना जाएगा बच्चों, कहीं जाके आप समझिए ना कि अगर जिस कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल करूँगा वो कंपनी का भाई मेरा भाई है, मतलब उस कंपनी का जो डायरेक्टर वो मेरा भाई है, सॉरी, तो भाई साहब वो तो आप रिलेटिव हो गए ना, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, वो कैसे ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो कैसे इतना इंडिपेंडेंटली पास होगा। तो उसके लिए चेक करना पड़ता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है बेसिकली, क्या वो उसके कोई रिलेटिव्स है क्या उस कंपनी में, तो वो भी चेक करना पड़ता है आपको। या उसका कोई भाई बहन क्या है, केएमपी है, या वो खुद केएमपी हो सकता है, या तो फॉर एग्जांपल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी में, या फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में है तो वो खुद या उसके पार्टनर्स या उसके रिलेटिव्स मिलके 2% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते होंगे, या पब्लिक कंपनी होंगे, उसके भाई बहन जो भी डायरेक्टर्स या खुद वो डायरेक्टर्स है उनके पास मोर देन 2% के शेयर्स हो सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर इन ऑर्डिनरी कोर्स, जिसके एडवाइस की वजह से पूरी कंपनी काम करती है, वैसा हो सकता है। वो डायरेक्टर हो सकता है, उसके भाई बहन डायरेक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो भाई साहब उससे अपन रिलेटेड पार्टी कहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉई है जिसके एक्ट या डायरेक्शन के हिसाब से बाकी कंपनी चलती है या पार्टनरशिप फर्म चलती है, उसे रिलेटेड पार्टी कहेंगे। या फॉर एग्जाम्पल जिसके हिसाब से डायरेक्टर्स पार्टनर्स को अपॉइंट किया जाता है,
या फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी हो सकती है, उसमें आपके भाई बहन कोई डायरेक्टर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। या तो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई पर्सन जिसके पास मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स है ऑफ द इन द कॉर्पोरेट डायरेक्टर ऑन अकाउंट्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ वोटिंग एग्रीमेंट। मतलब जिस कंपनी के अगेंस्ट आप केस फाइल करने वाले हो, जिस कंपनी का, उसका ही आपके पास 20% शेयर्स हो सकता है। या तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन कॉर्पोरेट डायरेक्टर कंट्रोल, जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है जो कंपनी के यहाँ पे केस फाइल कर रहा है, भाई साहब वो खुद, उसके पास 20% शेयर्स है। या फॉर एग्जांपल जिसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको मेजोरिटी से शेयर, या मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके मेजोरिटी डायरेक्टर से अपॉइंट करते होंगे, इनके पास कंट्रोल हो सकता है, सुपरविजन हो सकता है। तो भाई साहब या तो ऐसा हो सकता है इसके कोई भाई बहन या खुद उस कंपनी के पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करता होगा, या मोर देन 2 डायरेक्टर्स कॉमन होंगे, मतलब सेम कंपनी के 2 डायरेक्टर्स इधर भी है उधर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई साहब ये क्या कहना चाहता है, मतलब ये क्या कहता है कि ये भाई साहब सब रिलेटेड पार्टी है। और आपको पता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रेडिटर को पैसा नहीं मिलेगा ना, क्रेडिटर को कम पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई बहन है अपने ही है, उनके अगेंस्ट अपन कैसे केस फाइल कर रहे। तो भाई साहब ये सिंपल चीज़ क्या कहता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, मतलब जिसको आपने लोन दिया है, वो कॉर्पोरेट डेटर का भाई बहन मेरी कंपनी में अगर डायरेक्टर है, तो आप सोचिए ना, तो मैं क्यों उस कंपनी के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट फाइल करूँगा। क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता, देखिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी को मैंने पैसा दिया। अब जब मैं रिलायंस कंपनी को पैसा देता हूँ तो मेरे लिए रिलायंस कंपनी कौन है, कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है। तो मेरा असेट साइड में क्या आएगा, कॉर्पोरेट डेटर, मैंने उनको 5 करोड़ रुपए दिया। अब जब मैंने रिलायंस कंपनी को 5 करोड़ रुपए दिया, वो मेरे लिए कॉर्पोरेट डेटर है, तो वो 5 करोड़ रुपए मुझे आने चाहिए ना, तो नहीं आएंगे तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा। जब मैं कोर्ट केस में फाइल करने जा रहा हूँ उनके अगेंस्ट, बट उसी कंपनी मेरे भाई बहन कौन है, डायरेक्टर है, या मैं खुद उस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ये मेरे भाई बहन डायरेक्टर है, या हम 20% ज़्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, या वो मैं या मेरे भाई बहन उसके होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो भाई साहब ये से अपन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। या तो आपके पास 2% शेयर्स है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब केस को कंसिडर करते हुए उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ये रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन था। ये सब क्यों आएगा काम में, जब अपन आगे प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसमें बहुत काम आएगा, समझा आपको। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है, दैट इज रेजोल्यूशन प्लान। अब रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है बच्चों, रेजोल्यूशन प्लान का मतलब मैंने बोला था कि एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा। एप्लीकेंट मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेशो है, मेशो को मैंने 5 करोड़ रुपए दिया, मेशो पैसा नहीं दे रहा है, तो मेशो अगेंस्ट जब मैं केस फाइल करूंगा, तो मेशो को बैंक अनाउंस होने के पहले कोई तो एक इन्वेस्टर आएगा जो मेशो को खरीदना चाहता है, तो उसे कहेंगे रेजोल्यूशन प्लान। वो इन्वेस्टर रेजोल्यूशन प्लान देगा, उसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं, जो एक प्लान देगा कि इस कंपनी को वापस कैसे अच्छी जगह पे लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं उसको रिवाइव कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको रिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, तो उसे कहेंगे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं, जो रेजोल्यूशन प्लान देते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मैंने बोला था आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल माना जाता है इसको। वोटिंग शेयर्स मतलब क्या होता है कि जब इनकी कमेटी अपॉइंट की जाएंगी फाइनेंशियल क्रेडिटर की, उसके जिनका इनके पास फाइनेंशियल डेप्थ जितना होगा उतने हिसाब से इनका वोटिंग होगा। अगर 10 करोड़ रुपए का लोन है, टोटल कंपनी का 100 करोड़ रुपए का लोन है, तो मेरे पास 10% शेयर्स, तो मेरे पास 10% वोटिंग है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मैंने बता दिया था, जो कंपनी को बचाना चाहता है उसे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं। तो बच्चों कितना सिस्टमेटिक है, अपन यहाँ पे अभी आज पूरा बेसिक चैप्टर पढ़ लिया, तो मुझे एक दिमाग में आइडिया तो क्या हुआ है, कल जाके मैं सीएमए होने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। सर मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूंगा, कहाँ पे बनोगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करके। आपका काम क्या होगा सर, कोई भी कंपनी आएगी, अगर कोई कंपनी को मैं पैसे देता हूँ तो वो कॉर्पोरेट डेटर बन जाएगा, किसी इंडिविजुअल को अगर मैं पैसे तो वो डेटर बन जाएगा। ये तो डिफरेंस पता चल जाए। दूसरा चीज़, ये तो फाइनेंशियल डेप्ट हो सकता है, ये तो ऑपरेशनल डेप्ट हो सकता है। फाइनेंशियल डेप्ट मतलब किसको लोन दिया, ऑपरेशनल डेप्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट का पैसा बाकी है, गुड्स का पैसा बाकी है, सर्विस का पैसा बाकी है, तो उसे अपन ऑपरेशनल डेप्ट कहेंगे। बट ये प्रोसेस आपका कहाँ पे जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हो सकता है, एनसीडीटी हो सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो सकता है। कितना ईजी है इसमें। कंपनी को अभी इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, वो डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, फिर कोर्ट जैसे अनाउंस कर देगा, ट्रिब्यूनल अनाउंस कर देगा, वो बैंकआउट बन जाएगा। बट बैंकआउट अनाउंस होने के पहले उसको आप वापस रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके लिए कोई इन्वेस्टर चाहिए, उस इन्वेस्टर को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कहते हैं। वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा, वो पैसा कैसे देगा फाइनेंशियल क्रेडिटर को, एंड फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसा कैसे देगा वो प्लान बताएगा, तो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक प्लान डिजाइन करना पड़ता है बीइंग एन सीएम स्टूडेंट। तो ये अपना लेक्चर नंबर 1 था, इसमें अपन ने बेसिक पढ़ा एमसीक्यू कहाँ पे आता है। अब यहाँ से एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है एन एमसीक्यू। तो ये पहला जो पार्ट तो बेसिक था, एक बार आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, ये पेजेस वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2.2 पे आने का।
सिंपल सी बात है। समझेगा आप लोगों को बेसिक क्या होता है। तो ऐसे ही मैं सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, पूरा एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए पूरा आपके साथ, अब यहाँ से मेरे हैंड रिटन नोट स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ हूँ। एक बार बात कर लीजिए, क्लास लगाना नहीं लगाना वो बात की बात है, 1500 में क्या ही आता है, बट एक बार तो दिसंबर अटेम्प्ट मुझे पास करना है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसा सोचना आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।